Good morning everyone. Wish you to all you very happy new year and I hope you are very well. So today we will discuss about वर्ल्ड हिस्ट्री। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों ने विश्व इतिहास कक्षा 10 की एनसीईआरटी से अपने 3 अध्यायों को जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो भूमंडलीकृत विश्व का बनना है, जो कि हमारी कक्षा 10 की एनसीईआरटी का अध्याय 4 है, जिसमें हम लोग एक तरीके से भूमंडलीकरण के बारे में जानेंगे कि आखिर जो ये भूमंडलीकरण है ये क्या है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या बताने की इसमें कोशिश की गई है। तो देखिए, इस चैप्टर में एक तरीके से हमें जीविका, अर्थव्यवस्था के और समाज के बारे में एक तरीके से बताने की कोशिश की गई है। तो आखिर मतलब किस किस तरीके से जो हमारे समाज पर और हमारी जीविका पर क्या क्या प्रभाव पड़े भूमंडलीकरण के, ये हम लोग जो हैं वो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो वैश्वीकरण है, तो वैश्वीकरण होता क्या है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो वैश्वीकरण पर आधारित है। तो वैश्वीकरण का देखिए मतलब क्या होता है। तो पहले तो हम इसका चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि जिससे हमें एक तरीके से आसानी हो कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखिए, आधुनिक युग से पहले, तो जो मॉडर्न इरा था उससे पहले मतलब क्या स्थिति थी। तो देखिए, जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात की जाती है जो मोटे तौर पर लगभग पिछले 50 सालों से में ही सामने आई है। लेकिन जैसा कि हम इस अध्याय में देखेंगे कि जो भूमंडलीकरण है वो विश्व के बनने की प्रक्रिया है और व्यापार का काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का एवं पूंजी व बहुत सारी चीज़ों की वैश्विक आवाजाही एवं लंबे इतिहास का एक तरीके से मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में देखेंगे और उन युगों के बारे में भी देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारी दुनिया है वो वैश्वीकरण की वजह से बदली और उसमें इतना ज़्यादा आधुनिकीकरण जो है वो आया। तो किस तरीके से आया तो देखते हैं। तो देखिए, पहले तो हम बात करते हैं वैश्वीकरण आखिर होता क्या है। तो देखिए, जब एक देश दूसरे देश में आकर, यानी कि जब एक देश दूसरे देश की सीमाओं में रहकर व्यापार करता है उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। यानी कि सिंपली मैं आपको बताऊं तो देखिए, जब एक देश अपने देश की सीमाओं में न रहकर दूसरे देश की सीमाओं में व्यापार करता है उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो देखिए, एक नई बात नहीं है, वह पुराने ज़माने से चला आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वैश्वीकरण आयात निर्यात यानी कि अपने देश में न रहकर दूसरे देश में व्यापार करने की घटना जो है वैश्वीकरण कहलाती है। तो उससे देखिए क्या क्या एक तरीके से हमें लाभ होते हैं। तो पहला लाभ तो ये होता है कि मानकर चलो, अगर फिलहाल हम एक तरीके से करंट की बात कर लेते हैं, मानकर चलो अमेरिका की कोई कंपनी जो है वो भारत में आकर के व्यापार करना चाहती है। तो भारत में व्यापार अगर करेगी तो सबसे पहले तो हमारी सरकार को एक तरीके से बेनिफिट होगा, क्योंकि उसको उसका राजस्व जो है वो देना होगा। पहला बेनिफिट तो ये हो गया। दूसरा बेनिफिट ये हो गया कि हमारे भारत जैसे देश में अमेरिका की एक कंपनी आएगी और वो व्यापार करेगी। उससे क्या होगा कि लोगों को, जो बेरोजगार लोग हैं, उनको एक तरीके से रोजगार के अवसर प्रदान होंगे और रोजगार के अवसर प्रदान होने के साथ साथ जो अमेरिका की संस्कृति है वो भी थोड़ी बहुत हमारे देश में आएगी और वो हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर आयात निर्यात जो है वो शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे से जब से एक तरीके से वैश्वीकरण जो है वो चला है, इसी तरीके से जो हमारा भारत है या विश्व के अन्य देश हैं वो इसी तरीके से जो है वो मॉडर्न बने हैं, यानी कि वो आधुनिक बने हैं। ठीक है, तो यानी कि संस्कृति की आवाजाही और पैसे की आवाजाही और वस्तुओं की आवाजाही को ही हम एक तरीके से क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, तो मानकर चलिए जैसे भारत की कोई कंपनी एक तरीके से विदेश में जाकर के व्यापार करती है, तो भारत की कंपनी क्या करेगी, एक तरीके से जो हमारी भाषा है वो भाषा एक तरीके से हमारी वहाँ पर चली जाएगी और जो हमारी संस्कृति है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर हमारी देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर आप लोग देखते होंगे, जैसे हम भारत में समोसे खाते हैं, ठीक है, तो अगर आप साउथ अफ्रीका जाएंगे तो वहाँ पर आपको समोसे देखने को मिल जाएंगे। अगर हम भारत में एक तरीके से इंडियन स्वीट्स खाते हैं तो आपको अमेरिका में भी इंडियन स्वीट्स देखने को मिल जाएगी। और जैसे विदेशों में एक तरीके से पिज्ज़ा या बर्गर वगैरह वगैरह खाया जाता है तो भारत में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या कमाल है, यानी कि एक वैश्वीकरण का जो है कमाल है। ऑलराइट, तो और कुछ समझने की इसमें कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हम 15वीं शताब्दी में कोलंबस में के बारे में हम लोगों ने देखा था और वास्को डी गामा अमेरिका की कोलंबस ने अमेरिका की खोज और वास्को डी गामा ने भारत की खोज के बारे में हमने 15वीं शताब्दी के बारे में बात की थी।
तो हमें उससे समझ आता है कि एक तरीके से जो कोलंबस और वास्को डी गामा थे, इन लोगों ने एक तरीके से किससे जो है भारत और अमेरिका की खोज की थी। तो भारत और अमेरिका की जो खोज है वो प्रमुखतः समुद्री मार्गों के द्वारा जो है वो खोज की गई थी। तो इससे पहले भी जो सिल्क रूट है उसके सामानों से लोगों का एक नया देश और दूसरे देश तक आवाजाही लगी रहती थी, यानी कि जो लोग हैं एक देश से दूसरे देश तक आते जाते रहते थे। परंतु उस समय किस रूट से आते थे, वो समुद्री मार्गों से आते थे, क्योंकि उस समय कोई भी इस तरीके का मार्ग नहीं होता था जैसे आज हमारे पास नेशनल हाईवे है, इंटरनेशनल हाईवे हैं और कई सारे हवाई जहाज यानी कि हवाई यात्राओं को करने के भी संसाधन हैं। परंतु उस समय कोई भी ऐसा साधन नहीं होता था, इसलिए समुद्री मार्गों के द्वारा ही यात्रा को एक अच्छी तरीके से यात्रा करने का माना जाता था, क्योंकि उसमें एक तरीके से सामान जो है, जो यानी कि वस्तु का आयात निर्यात है, वो बड़े पैमाने पर किया जाता था। ठीक है, तो वैश्वीकरण और औद्योगिकरण दोनों ने मिलकर हमारे दैनिक जीवन को एक तरीके से पूरा बदल के रख दिया। 18वीं शताब्दी की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी समय के बीत जाने के बाद चीन और भारत जो है दुनिया का वो सबसे धनी देश माना जाता था और एशियाई व्यापार में उनका काफ़ी दबदबा था। ऐसा क्यों था? देखिए, चीन और भारत जो है एक तरीके से प्रमुख जो है वो अपने अंदर ही एक तरीके से देश रहे हैं, क्योंकि भारत जो है वो मसालों का एक तरीके से व्यापार करता था और मसालों के जो व्यापार हैं वो संपूर्ण विश्व में किए जाते थे। जिससे क्या होता था कि संपूर्ण विश्व में जब मसालों के व्यापार किए जाते थे और चीन में अन्य वस्तुओं के जो है व्यापार किए जाते थे, तो सबसे ज़्यादा आयात निर्यात जो है वो भारत और चीन से ही होता था। तो उसका क्या मतलब है? देखिए, जब कोई भी देश वस्तुओं को एक तरीके से बेचता है, यानी कि अधिक डिमांड उसके देश में जो वस्तु बन रही है, अगर उसकी अधिक डिमांड भारी विदेशी कंपनियां भी करती हैं, भारी विदेश भी करते हैं, तो उसके क्या होता है एक तरीके से वस्तुएं अगर ज़्यादा बिकेगी यानी कि डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी क्या होगा? डिमांड बढ़ने से ही उसका जो देश है वो एक तरीके से अमीर बनता चला जाएगा। ठीक है, तो अब यूरोपीय जो है वो विश्व व्यापार का सबसे छोटा केंद्र बन गया था, विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। वो कैसे? तो देखिए, इस अध्याय में हम लोग जो है इन्हीं सब चीज़ों के बारे में एक तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी पहले हम देख लेते हैं। देखिए, 300 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता उस इलाके से जुड़ी हुई थी जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। तो हजारों साल से ज़्यादा से भी मालदीव के समूह में पाई जाने वाली कोड़ियाँ, जिन्हें पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वो चीन या और पूर्वी अफ्रीका तक पहुँच रही हैं। तो देखिए, बीमारी वाले कीटाणु और दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास जो है वो 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है और 13वीं सदी के बाद इनके प्रसार और निष्क्रिय साफ देखे जा सकते हैं। तो वो कैसे, इस बारे में भी हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले तो हम चित्र के बारे में देख लेते हैं। देखिए, तो एक ये स्मृति शिला है जिस पर पानी का एक जहाज का जो है वो चित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये गोवा संग्रहालय में एक तरीके से सुरक्षित रखा हुआ है, जो कि 10वीं शताब्दी का बताया जा रहा है। तो पश्चिमी तट के क्षेत्र पर पाई गई ये 9वीं शताब्दी के बाद स्मृति शिलाओं पर जलोपोतों की तस्वीरों से हमें उस काल के समुद्री यात्राओं और व्यापार के महत्व का पता चलता है कि जो व्यापार किया जाता था वो किससे किया जाता था? भाई, समुद्री यात्रा ही जो थी उसमें प्रमुख मानी जाती थी, क्योंकि समुद्री यात्राओं के अलावा और दूसरा जो रास्ता है वो लोगों के लिए नहीं था। तो रेशम मार्ग के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, रेशम मार्ग के बारे में हम लोगों ने अपनी कक्षा 7 के एनसीईआरटी में पढ़ा था, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास में। तो हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से देश और महादेश जो हैं वो एक देश से दूसरे देश आयात निर्यात रेशम मार्ग के द्वारा किया करते थे, यानी कि एक व्यापार का सबसे बड़ा एक तरीके से मार्ग था। ठीक है, तो रेशम मार्ग का मतलब क्या था? देखिए, तो रेशम मार्ग एक बहुत बड़ा प्राचीन मार्ग या देश और महादेश से महादेश को जोड़ने के लिए माना जाता था। तो रेशम मार्ग ईसा पूर्व से पहले प्रारंभ हो चुका था और 15वीं शताब्दी तक इसका जो प्रयोग जो है वो किया गया और यह मार्ग बहुत सारे महादेशों जैसे अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के एशियाई देशों को जोड़ता था। तो देखिए, एक चित्र के जरिए आप लोग इस मार्ग की जो है महत्वता को जान सकते हैं। देखिए, चीन में एक गुफा में एक पेंटिंग में ये दर्शाया गया है जो कि सिल्क रूट है, जिसे हम रेशम मार्ग कहते हैं। तो ये 18वीं सदी में बनाया गया है और गुफा नंबर 217 मैगाओ गार्टोज गुनसु चीन में पाया गया है। ठीक है, तो ये चित्र के द्वारा, एक पेंटिंग के द्वारा इसमें दर्शाने की इसको कोशिश की गई है, जिससे कि लोग इसको आसानी से और इसके महत्व को आसानी से समझ सकें। तो काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट ये उस समय मार्ग हुआ करता था, जो भारत और अन्य देशों और यूरोप के देशों में एक तरीके से
आवाजाही किया करता था। ठीक है, तो देखिए इसका नाम आखिर सिल्क रूट कैसे पड़ा। तो देखिए सिल्क रूट इसका एक तरीके से क्या पड़ा और इसका महत्व क्या था। तो देखिए क्योंकि सबसे पहले इस रास्ते का जो प्रयोग है वो चाइनीज रेशम के व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था, तो इसीलिए इसका जो नाम है वो सिल्क रूट पड़ा। ठीक है, फिर भी इसमें हम भारतीय मसाले, सामान, चांदी, सोना और ढेर सारी वस्तुओं का आवागमन के लिए प्रयोग करने लगे। तो सामानों की जो आवाजाही है उसके अलावा भी व्यापार और संस्कृतियों का भी आदान प्रदान होता था, जैसे मैंने अभी आपको बताया। क्योंकि देखिए जब भूमंडलीकरण होता है, यानी कि जब एक देश अपने देश की सीमाओं में न रहकर दूसरे देश में अपने वस्तुओं का आयात निर्यात व व्यापार करता है, तो उसे हम भूमंडलीकरण कहते हैं। तो भूमंडलीकरण से एक तरीके से संस्कृतियों का भी आदान प्रदान होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ऑलराइट, तो आई होप कि आप तक आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं भोजन की यात्रा, स्पेगेटी और आलू के बारे में। तो देखिए आखिर ये क्या है। तो भाई देखिए जैसे जैसे व्यापार और यात्रियों की एक जगह से दूसरी जगह तक आवाजाही लगी रही, तो उसमें खाने के सामानों को भी चलते स्थानांतरण होते रहे। स्थानांतरण का मतलब है, मानकर चलिए अगर मैं भारतीय हूँ और मुझे साउथ अफ्रीका जाना है और मुझे पता है कि भाई साउथ अफ्रीका में मेरे मतलब का वहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला, तो मैं क्या करूँगा कि मैं थोड़ा बहुत अपना खाना जो है वो भारतीय भोजन जो है यानी कि इंडियन फूड मैं लेकर के जाऊँगा। ठीक है, तो उससे हो सकता है कि जो मेरा भोजन है वो स्थानांतरण हो। ठीक है, उससे स्थानांतरण मानकर चलो, जैसे मैंने अभी आपको समोसे का एग्जाम्पल दिया और इंडियन स्वीट्स का एग्जाम्पल दिया, तो उसी तरीके से भी जो है लोग एक तरीके से संस्कृतियों और भोजन का जो है वो स्थानांतरण होता है। तो देखिए पहले तो ये एक तरीके से कॉमन बात थी। ठीक है, नहीं पहले तो ये एक तरीके से कॉमन बात नहीं थी, क्योंकि कुछ लोग ही जो हैं वो एक देश से दूसरे देश में यात्रा कर पाते थे। परंतु आज के समय में ये बहुत ज़्यादा एक कॉमन बात है, क्योंकि हम लोगों के पास एक तरीके से एक ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से एक हम बिना आए जाए बिना भी दूसरे देश की संस्कृतियों के बारे में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। वो है हमारा स्मार्टफोन। देखिए हम स्मार्टफोन की मदद से चाहे आप अमेरिका के बारे में जान लो या स्विट्ज़रलैंड के बारे में जान लो या आयरलैंड के बारे में जान लो, किसी चीज़ के भी बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो वो जान सकते हैं। किसी भी देश की संस्कृति, किसी भी देश के रहन सहन, खान पान, सभी चीज़ों के बारे में जाना जा सकता है। परंतु उस समय जो है वो ऐसे नहीं जाना जा सकता था, क्योंकि उस समय लोगों के पास माध्यम नहीं होते थे। लोगों के पास सूचना जो है साझा करने के लिए कुछ ऐसे माध्यम नहीं होते थे जिससे कि वो किसी चीज़ के बारे में एक तरीके से जान सके। ठीक है, और ना ही उस समय कुछ ऐसा इन्वेंट किया गया था। ऑलराइट, तो चलिए हम फिर से अपने टॉपिक के बारे में ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो भोजन का एक तरीके से यात्राओं के साथ क्या होता था, उस समय स्थानांतरण होता था, और कई सारे लोगों ने और कई सारे देश के लोगों ने उस चीज़ को देख करके अपने देश में भी अप्लाई करने की कोशिश की। ठीक है, तो कई बार न्यू फसलें आ जाने के कारण ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता था, और साधारण आलू का इस्तेमाल जो है वो शुरू करने के कारण यूरोपी की जो गरीब ज़िंदगी थी वो बदल गई थी, और उनका भोजन जो है वो बेहतर हो गया था, और उनकी औसत उम्र जो थी वो बढ़ने लगी थी। जैसे हम आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड में गरीब काश्तकार जो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक में बीमारियों के कारण आलू की फसल बेकार हो गई, तो भुखमरी के कारण एक तरीके से उस समय 10 लाख लोग जो है वो मारे गए थे। ठीक है, तो उस समय 10 लाख लोग जो है वो मारे गए थे, और बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने देशों को छोड़ करके दूसरे देश में काम की तलाश में निकल गए थे। ठीक है, तो देखिए एक चित्र के द्वारा भी हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। देखिए वेनिस एवं पूर्वी विश्व से आए व्यापारी चीज़ों की अदला बदली करते थे, जो कि मार्को पोलो बुक ऑफ मार्वल्स 15वीं सदी का ये चित्र दिखाया गया है। तो देखिए सामानों की अदला बदली इस तरीके से की जाती थी। जैसे हमारे देश में मसाले होते थे तो मसालों के बदले उनके देश का जो प्रोडक्ट होता था तो वो ले लेते थे, जो हमारे देश में एक तरीके से नहीं होता था। ठीक है, तो खाने की वस्तु में जैसे आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, ये तरह तरह की जो चीज़ें थी वो इस तरीके से उनका आयात निर्यात होता रहता था। तो देखिए 500 साल पहले हमारे जो पूर्वज थे उनके पास ये सब चीज़ें नहीं थी, और ये खाद्य पदार्थ यूरोप के एशियाओं में तब तक पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से न उन अज्ञात महाद्वीपों पर पहुँच गया था जिन्हों में बाद में अमेरिकाओं के नाम से जाना गया। और यहाँ के अमेरिकाओं का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन द्वीप सभीयों से था। दरअसल हमारे बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ थे वो अमेरिकाओं के मूल निवासी यानी अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए थे। कई बार नई फसलों के आ जाने से बाद भी जीवन में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता था, और जो साधारण एक तरीके से
आलू था उसका इस्तेमाल जो है शुरू करके यूरोप के गरीबों की ज़िंदगी जो है वो आमूल रूप से बदल कर रख दी थी। ठीक है, तो जो कई सारे लोग थे वो 1840 के दशक में आलू पर इतने ज़्यादा निर्भर हो चुके थे कि उन्होंने इतने ज़्यादा एक तरीके से वो भुखमरी फैल गई कि वो लोग भुखमरी के कारण 10 लाख लोग उसमें मारे गए थे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो देखिए, और बेहतर जानकारी के लिए चित्र 4 को पढ़ सकते हैं, क्योंकि आयरलैंड में आलू का जब अकाल पड़ा तो एस्लेट्स लंदन न्यूज़ जो है वो 1849 का एक चित्र है, जिसमें साल 1845 से लेकर साल 1849 यानी कि 1849 तक 10 लाख लोगों की जो है वो मौत हो गई थी बिना आलू के। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ब्लैक डे या ब्लैक एरा जिसे हमें वो कह सकते हैं, क्योंकि कुछ वस्तुओं के खाने के बिना ही एक तरीके से इतनी बड़ी संख्या में मौत होना काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से फैक्ट की बात है। ठीक है, और उस समय कई सारे जो लोग थे उन लोगों ने किया क्या था कि बहुत सारे जो लोग थे वो अपने देश को छोड़ करके काम की तलाश में दूसरे देश निकल गए थे। तो देखिए, अब बात करते हैं विजय, बीमारी और व्यापार के बारे में। तो विजय, बीमारी, व्यापार आखिर ये क्या है, तो ये समझने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिए, 15वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक जो यूरोप ने समुद्री रास्तों के जरिए विश्व का प्रचार करना शुरू किया था, वो अपने व्यापारी साथियों को एक तरीके से ढूंढने के लिए किया था। ठीक है, तो यानी कि उन्होंने क्या किया, जब एक तरीके से वस्तुओं का आदान प्रदान होता था एक देश से दूसरे देश, तो वहाँ के दूसरे देशों में भी दोस्ती जो है यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो काफ़ी हद तक जो है अच्छे हो जाते थे। ठीक है, मानकर चलिए अगर मैं अमेरिका से कोई व्यापार कर रहा हूँ और अमेरिका से इतना ज़्यादा व्यापार, मेरा सबसे ज़्यादा व्यापार हो रहा है, तो मेरे जो संबंध है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से चाइना और अमेरिका के साथ जो है वो अच्छे होंगे। ठीक है, ये डेफिनेटली सी बात है। ठीक है, कोई ना कोई देश जो है वो कुछ ना कुछ आयात या निर्यात या व्यापार करने के हिसाब से ही अपने आप को ढालता है, और उसी के हिसाब से जो हमारे रिलेशंस हैं वो मजबूत होते चले जाते हैं। ठीक है, तो उस समय जो पुर्तगाली और स्पेन की दो महाशक्तिशाली जो देश थे, तो उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। किन्होंने? पुर्तगाली और स्पेन ने। तो यूरोपीय सेना केवल अपनी सैनिक ताकतों के दम पर नहीं जीतती थी, बल्कि कीटाणु जैसे चेचक के मदद के स्पेनिश सैनिकों को अफसरों के साथ वहाँ पहुँचा रहे थे, क्योंकि चेचक जो थी उस समय एक तरीके से ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से लाखों लोग जो हैं वो उससे पीड़ित थे। तो लाखों सालों से दुनिया में अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से होने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। तो सबसे बड़ा एक तरीके से उन लोगों को ये भी नुकसान हो रहा था, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता उनके पास नहीं थी, तो उससे क्या हो रहा था, एक तरीके से वो उस चीज़ को वो नहीं कर पा रहे थे कवर। ठीक है, तो फलस्वरूप नए स्थान पर चेचक बहुत सारे मास साबित हुए, और एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो ये बीमारी जो है पूरे महाद्वीप में फैल गई। तो इस बीमारी के फैल जाने से यूरोपीय लोग नहीं पहुंच पाए, और वहाँ के लोग जो है वो चपेट में आने लगे, और उससे पूरे समुदाय को ख़त्म कर डाला, और इस तरह से घुसपैठियों की जीत का जो रास्ता है वो आसान होता चला गया। तो देखिए, असंतुष्ट, इसमें एक शब्द आपने देखा है, तो असंतुष्ट का मतलब होता है जो स्थापित विश्वासों और तरीकों को नहीं मानता, उसे हम असंतुष्ट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक चित्र के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि चित्र 5 है। तो गुलामों को खरीद फरोख्त, न्यू ऑरलियंस इलस्ट्रेड, लंदन, 1851 का ये चित्र है, जो कि एक खरीदार नीलामी के लिए कतार में खड़े हुए गुलामों को गौर से देख रहा है। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं कि लंबी कतारों में औरतें लंबी टोपियां पहने साल पुरुषों के साथ दो बच्चों भी बिकने के लिए खड़े हैं। तो अच्छी कीमत पाने के लिए गुलामों को अक्सर बढ़िया कपड़े पहना कर बाजार में लाया जाता था। तो देखिए, ये सभी जो है एक तरीके से गुलाम है जिनको एक तरीके से बेचा जाएगा। तो गुलामों को बेचना जो है हमने एक तरीके से देखा था अपने प्राचीन भारत के इतिहास में कि किस तरीके से जो गुलाम है उनको बेचा जाता था। फिर हमने एक तरीके से सामाजिक इतिहास में एक तरीके से इतिहास में समाज के पहनावे के बारे में भी देखा था कि किस तरीके से पहनावे का जो ढंग और तौर तरीके थे वो बदले थे। परंतु आज वैश्वीकरण के कारण जो है काफ़ी कुछ जो है वो बदल गया है। ठीक है, तो जैसे आप देखते होंगे तो कई सारी लैंग्वेजेस का भी हमारे देश में आदान प्रदान हुआ है। जैसे भारत में अगर मानकर चलो अगर वैश्वीकरण ना होता तो भारत में एक तरीके से हम अमेरिका की भाषा जैसे ब्रिटिश इंग्लिश नहीं बोल पाते, या चाइनीज़ भाषा नहीं बोल पाते, स्पेनिश भाषा नहीं बोल पाते। तो इसी तरीके से आवाजाही के कारण ही आज हम इतनी सारी अनेकों भाषाएं बोल पाते हैं। ठीक है,
तो जैसे मैं स्टूडेंट्स के लिए भी बता देता हूँ, जैसे आप अपनी साइंस की पुस्तक पढ़ते हैं तो आप साइंस की पुस्तक में ग्रीक लैंग्वेज को भी पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपनी जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की पुस्तक को पढ़ेंगे, जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया, तो इस तरीके के जो शब्द हैं ये सभी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से संबंधित हैं। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। और अगर आप हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। तो इसी के साथ मैं आज का ये चैप्टर जो है वो क्लोज़ करता हूँ। तो कल मिलेंगे एक नए चैप्टर और एक नई स्टोरी के साथ, जो कि है 19वीं शताब्दी 1815 से लेकर 1914 तक, ठीक है। तो आज आप सभी लोग एक तरीके से अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और आज जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज 1 जनवरी सन 2021 है, और ईश्वर से मैं कामना करता हूं कि आप एक तरीके से अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं और पढ़ लिख कर एक तरीके से IAS IPS या कुछ भी एक तरीके से एक बड़े अफसर बनकर देश और समाज की सेवा करें। तो हैव ए गुड डे, जय हिंद।